सो गाइस आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। प्रिंसिपल मींस क्या गाइस? रूल। किसका? इंश्योरेंस के क्या क्या रूल्स है देखते हैं फटाफट। सबसे फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। क्या है अटमोस्ट गुड फेथ? मतलब मैक्सिमम विश्वास। अटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम, गुड फेथ मतलब होता है विश्वास। तो देखिए, तो ऑब्वियसली सी बात है, एक इंश्योरर होता है और एक इंश्योर्ड बंदा होता है। दोनों के बीच में कैसा होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा विश्वास होना चाहिए, ओके, एक दूसरे के प्रति, राइट। तो वही बोल रहा है प्रिंसिपल। क्या रूल है अटमोस्ट गुड फेथ का? तो देखिए, इन ऑल टाइप ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बोथ पार्टीज मस्ट हैव अटमोस्ट गुड फेथ टुवर्ड्स ईच अदर। ओके, बोथ पार्टीज, दोनों पार्टी एक दूसरे के प्रति कैसा होना चाहिए? अटमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए। द इंश्योरर मतलब कंपनी और इंश्योर्ड मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट। क्लियरली बताओ, कंप्लीटली बताओ एंड करेक्टली बताओ। ओके, जो इंश्योरर है, कंपनी एंड इंश्योर्ड दोनों डिस्क्लोज करेंगे ऑल मटेरियल फैक्ट, जितने भी मटेरियल फैक्ट हैं। जैसे कि वो पूरा चीज, अगर आपको इंश्योरेंस निकालना है तो आप क्लियर बताओ कि आपको ये मेरे को ये इंश्योरेंस निकालना है, लाइफ इंश्योरेंस निकालना है। कंप्लीटली बताओ और करेक्टली बताओ। ओके, सपोज कैसे कोई ऐसे भी होते इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस तो निकलवा लेते हैं, बीच में उनकी डेथ हो जाती है, बट उन्होंने अपनी जो बीमारी थी वो इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताया था, तो उन्होंने छुपा लिया था। ऐसे सिचुएशन में कभी इन फ्यूचर अगर इंश्योरेंस कंपनी को पता चलता है कि भाई इसको तो बीमारी थी, इसलिए इसने बीमारी से, ओके, बीमारी थी उससे बचने के लिए कुछ फाइनेंशियल इनकम गेन हो जाए इनको, तो इन्होंने क्या करवा दिया? अपना ओके इंश्योरेंस करवा दिया। ऐसा नहीं चलेगा गाइस। तो जितने भी आपके मटेरियल होते हैं वो सब डिस्क्लोज करना होता है, राइट। जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी का मतलब, जब आप इंश्योरेंस करवाने जाते हो तो वहां पे मतलब एक फॉर्म होता है, तो वहां पे आपके जो भी बीमारी से, डिसीजेस है, जो भी बीमारी हो गया क्या है, ये सब सारी चीजें आपको वहां पे फिल करना पड़ता है। ओके, तो गाइस यही लिखा है वहां पे, आपको करेक्ट, कंप्लीट एंड करेक्टली और क्लियरली इंफॉर्मेशन बतानी है। किसको? इंश्योरर को, मतलब इंश्योरर मतलब कंपनी को। सेम टाइम द इंश्योर्ड मस्ट प्रोवाइड, ओके, जो इंश्योर्ड मस्ट प्रोवाइड कंप्लीट, क्लियर, करेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस टू द इंश्योरर। ओके, सेम कंपनी, ऊपर कंपनी जो भी है दोनों के बीच में कैसा होना चाहिए भैया? एक दूसरे के प्रति सब चीजें बता दो। सेम यहाँ पे क्या होना चाहिए? इंश्योर्ड मस्ट प्रोवाइड, जो इंश्योर्ड बंदा है, इंसान, वो भी कंप्लीट, क्लियर एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन देगा सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस टू द इंश्योरर को। ओके, सिमिलरली द इंश्योरर मस्ट प्रोवाइड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सिमिलरली जो कंपनी है ना वो भी प्रोवाइड करेगी, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन बताएगी, ऐसे झूठ नहीं बताएगी। किसको? उस बंदे को, जो इंश्योर्ड पर्सन है, उसको पूरा अच्छे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन बताएगी रिगार्डिंग क्या टर्म्स है हमारी इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस पॉलिसी की क्या कंडीशन है, सब। ओके, तो गाइस अभी तक हमने क्या सीखा? अटमोस्ट गुड फेथ में दो चीजें सीखी। पहले तो क्या अटमोस्ट गुड फेथ में कितने पार्टी होते हैं? दो पार्टी होते हैं, बोथ पार्टीज, एंड दोनों एक दूसरे के प्रति कैसे होने चाहिए? अटमोस्ट गुड फेथ होने चाहिए। यहाँ पे इंश्योरर है, इंश्योर्ड मस्ट डिस्क्लोज करने चाहिए जितने भी फैक्ट है, मतलब कि क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, करेक्टली होना चाहिए। और जो इंश्योर्ड बंदा है वो क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा अपनी कंप्लीट, क्लियर एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन देगा सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। किसको देगा? इंश्योरर को देगा, कंपनी को बताएगा। सेम कंपनी भी अपने रिलेवेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्म्स एंड कंडीशन उस कॉन्ट्रैक्ट में बताएगी। किसको बताएगी? इंश्योर्ड पर्सन को। अगर फेलियर टू प्रोवाइड कंप्लीट, करेक्ट एंड क्लियर इंफॉर्मेशन में लीड टू नॉन सेटलमेंट ऑफ द क्लेम। अगर वो बंदा फेल हो जाता है, कुछ चीजें ऐसे छुपा लेता है, बताया नहीं इंश्योरेंस कंपनी को, तो इंश्योरेंस कंपनी गाइस आपको क्लेम का कोई भी पैसा नहीं देगी, नॉन सेटलमेंट हो जाएगा आपका क्लेम। बात समझ में आ गया? सर एग्जाम्पल है ना, बता दो ना। हाँ भिंडी दिखाते हैं ना, एग्जाम्पल भी अपन पढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल में क्या लिखा है? ओके, मिस्टर शांतनु हैज नॉट प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हिज हार्ट सर्जरी एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी। दिखा? ओके, मिस्टर शांतनु जो थे उनको हार्ट सर्जरी करवाया हुआ था, उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय कुछ नहीं बताया कि मुझे हार्ट की बीमारी है, राइट। आफ्टर हिज डेथ इंश्योरेंस कंपनी कम टू नो अबाउट दिस फैक्ट। ओके, उनकी डेथ के बाद इंश्योरेंस कंपनी को इसके बारे में पता चला। As Mr. Santanu has not provide correct, complete information at the time of taking policy, right? जब उन्होंने पॉलिसी लिया था तब कोई करेक्ट और कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं बताया था कि मुझे बीमारी है। तो बताइए इस सिचुएशन में कंपनी उनको क्लेम देगी क्या? गाइस नहीं देगी। तो इंश्योरेंस कंपनी कैन रिफ्यूज टू गिव कंपनसेशन टू हिज फैमिली मेंबर। उनके फैमिली मेंबर को कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। गाइस फर्स्ट वाला समझ में आया क्या? फर्स्ट वाला समझ में आया क्या? देखिए धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, डायरेक्ट आपके दिमाग में जाना चाहिए, चलिए नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ, ओके, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अभी इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है? ओके, चलिए
जैसे कि बोल सकते हैं हम लोग, जिस भी चीज के लिए इंश्योरेंस आप ले रहे हो ना, उसमें आपका कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट होगा, कुछ ना कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। जैसे अगर मैं बात करूं, हस्बैंड अपनी वाइफ का लेता है, उनका फाइनेंशियल है, बिकॉज वो उनको फ्यूचर में काम आने वाली है ना, लाइफ टाइम उनके साथ रहने वाली है। ऐसे ही बिजनेसमैन अपने गुड्स का निकालता है कि उसके अंदर, गुड्स के अंदर उसका इंटरेस्ट है कि उससे उसको फाइनेंशियल गेन होने वाला है फ्यूचर में, राइट। सेम अगर मैं बात करूं, ओके, मरीन इंश्योरेंस में जो शिप के ओनर है वो किसका कराते हैं, शिप का करवाते हैं, और उस पर लदे हुए माल जिसको हम कार्गो बोलते हैं उसका भी करवाते हैं। क्यों? उनका क्या है, उनमें उनका फाइनेंशियल गेन है, राइट। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब वही होता है गाइस। चलिए देखिए, इंश्योरेबल इंटरेस्ट मींस सम फाइनेंशियल इंटरेस्ट, देखा, इन द सब्जेक्ट मैटर। वो सब्जेक्ट मैटर कुछ भी हो सकता है, लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है, या फिर मरीन इंश्योरेंस, या फिर फायर इंश्योरेंस हो सकता है। द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। ओके, इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज अप्लीकेबल ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। मैंने बोला सारे के सारे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में हो जाएंगे, अप्लीकेबल है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। It is said to have insurable interest in subject matter when the existence of that subject matter puts the insured in a financial benefit, and whereas non-existence of subject matter put him into the financial loss। मतलब कह सकते हैं हम लोग, कोई ना कोई फाइनेंशियल बेनिफिट उस इंश्योरेबल इंटरेस्ट से आपको होने वाला था, इसीलिए ने आपने उसका इंटरेस्ट इंश्योरेंस ले रहे थे। ओके, अगर सपोज ऐसा भी हो सकता है, उसके ना होने से, नॉन एग्जिस्टेंस, अगर वो चीज चली गई, उसके ना होने से आपको फाइनेंशियल लॉस भी बहुत हो सकता है। बात समझ में आ गया? ओके, तो बात करते हैं अभी एग्जांपल की, देख लीजिए क्या बोल रहा है एग्जांपल। अ पर्सन हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन हिज ओन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अगर कोई पर्सन है, वो किसका, उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट किसमें होता है, आप अपनी खुद की लाइफ के लिए या फिर प्रॉपर्टी में। ओके, अगर बात करते, अ बिजनेसमैन हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द गुड्स ही डील्स एंड इन द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस। ऑब्वियसली से बात है, बिजनेसमैन का कहां पे होगा भैया इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जिसमें वो डील करता है गुड्स में, वो गुड्स में होगा, और प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस। आगे बात करते हैं, देखिए, इन अ लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट रिफर्स टू द लाइफ इंश्योर्ड। ओके, लाइफ इंश्योरेंस में आप किसका करते हो, लाइफ का ही कराते हैं इंश्योरेंस। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ टेकिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ओके, जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाते हो, उस टाइम पे, जिस टाइम पे आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो, उस टाइम पे जिस इंसान का आप लाइफ इंश्योरेंस निकलवा रहे हो, वो इंसान वहां पे अवेलेबल होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई वो गया है और उसका लाइफ इंश्योरेंस आप निकाल, ऐसा नहीं चलेगा। समझ में आया? ओके, एग्जिस्ट होना चाहिए वहां पे वो बंदा। इन अ फायर एंड मरीन इंश्योरेंस द इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी। ओके, फायर एंड मरीन में भी ऐसी है सेम, जब आप पॉलिसी निकाल रहे हो तो उस टाइम पे वो प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, गुड्स आपके, अगर सपोज आप किसी गुड्स का निकलवा रहे हो तो गुड्स आपके गोडाउन में प्रेजेंट होना चाहिए। बट यहां पे एक चीज और बोली, एंड एट द टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ लॉस भी। ओके, वो भी अकरेंस ऑफ लॉस, जब भी लॉस होगा तो भी वो गुड्स वहां पे होना चाहिए, लॉस दिखना चाहिए कि भाई ये जला है सच में। ऐसा नहीं भाई जब आपने रखा, जब लिया था तब तो दिखाया, जब जला था तब गुड्स गायब था, ऐसा नहीं चलेगा। ओके, बात समझ में आ गया? अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी। किसकी बात करते रे बाबा? प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी का देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी बोलता है कि पहले के जैसा हम आपको लाके खड़ा कर देंगे। जैसे कि अगर फायर इंश्योरेंस में आपके गोडाउन में आग लग गई गोडाउन में, सब जल के राख हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी बोलते कोई बात नहीं, हम आपको जैसा पहले था वैसा लाके करके दे देंगे। बात समझ में आ गया? उसको बोलते हैं इंडिमिनिटी। तो चलिए देखिए, इंडिमिनिटी मीन्स अ गारंटी और एश्योरेंस आपको दिया जाता है टू पुट द इंश्योर्ड इन द सेम फाइनेंशियल पोजीशन इन विच ही वाज इमीडिएटली प्रायर टू हैपनिंग ऑफ द अनसर्टन इवेंट। मैंने वही बताया, राइट। दिस प्रिंसिपल इज अप्लीकेबल टू फायर, मरीन एंड जनरल इंश्योरेंस। सर ये प्रिंसिपल फायर, मरीन और जनरल, सर इधर लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिखा है सर। अरे मेरा बच्चा, लाइफ में कैसे होगा? एक बार इंसान टपक गया तो क्या तुम बताओ उसके जैसा इंसान लाके दे दोगे क्या? नहीं देंगे। इसीलिए बोला इट इज नॉट अप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस एज अ लॉस ऑफ लाइफ, कैन नेवर बी मेजर्ड इन द मॉनेटरी टर्म्स। बात समझ में आ गया? ओके, इन केस ऑफ डेथ ऑफ इंश्योर्ड द एक्चुअल सम एश्योर्ड इज पेड टू द नॉमिनी ऑफ द इंश्योर्ड, राइट। अगर उसकी डेथ हो जाती तो उसका जो भी एक्चुअल सम एश्योर्ड होता है वो पूरा का पूरा किसको दिया जाता है? नॉमिनी को दिया जाता है। Under this principle, the insurer agrees to compensate the insured for the actual loss suffered. Okay,
द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कंपनसेशन इज लिमिटेड टू द अमाउंट एश्योर्ड और लॉस विच एवर इज लेस, दोनों में जो भी कम रहेगा। ओके, एग्जाम्पल की बात देख लेते हैं, क्या बोला, इफ प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर ₹2 लाख, आपने किसी प्रॉपर्टी का इंश्योर करा है, कितने का है, 2 लाख, एंड इफ द लॉस बाय फायर ₹1 लाख, और लॉस कितने का हुआ है, सिर्फ 1 लाख का, देन इंश्योर्ड कैन क्लेम कंपनसेशन रुपीज ओनली 1 लाख ओनली। ओके, आपने पॉलिसी इंश्योर्ड कितने का कराया था, 2 लाख का, बट आपका लॉस कितने का हुआ है, सिर्फ 1 लाख का, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम भी 1 ही लाख रुपए का देगी। बात समझ में आ गया क्या? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। देखिए सबरोगेशन प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है गाइस, जैसे कि आपका कुछ लॉस हो गया है, अब लॉस होने के बाद आपको इंश्योरेंस कंपनी ने उसके ऊपर कंपनसेट करके आपको जो भी क्लेम का अमाउंट था वो दे दिया। ओके, अब सपोज उस लॉस में से कुछ पार्ट जो बचे हुए थे वो इंश्योरेंस कंपनी पूरा का पूरा लेके चली जाएगी, आपको पूरा का पूरा दिया है। ओके, समझ में आया क्या? ओके, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे ले लूं, तो अगर सपोज मैं एक बात बता दूं आपको, आपका गोडाउन है, क्या है भाई, गोडाउन, क्या है, गोडाउन। गोडाउन में देखिए ये गोडाउन है, यहां पे लिखता हूं ये गोडाउन है, राइट। गोडाउन में इतने गुड्स जो थे वो पूरे जल के राख हो गए, अब इतने ही बचे, ये थोड़े मोड़े जड़े हैं, थोड़े मोड़े जले हैं और थोड़े मोड़े बचे हुए हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है, भैया ये हम पूरे का पूरा दे देते हैं आपको उसके, और जो बचे हुए थोड़े मोड़े हैं वो हम लेके चले जाएंगे। समझ में आ गया? ओके, ये होता है सबरोगेशन प्रिंसिपल। चलिए देख लेते हैं। दिस प्रिंसिपल इज अप्लीकेबल टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट इंडिमिनिटी के हैं उसमें अप्लीकेबल होता है। एज पर दिस प्रिंसिपल, आफ्टर द इंश्योर्ड is compensated for the loss due to damage of property insured, then the right of ownership of such property passes on to the insurer। ओके, वही बोला, राइट, सेम मैंने बताया, यहाँ पे ऐसा था, इतने का जो गुड्स आपका जला था, यहाँ पे थोड़े मोड़े जले थे, तो अभी इसका पूरा का पूरा आपको इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस दे दिया, तो जो बचा वाला गुड्स है वो अब उसका ओनरशिप किसके पास चला गया, इंश्योरर कंपनी के पास, इंश्योरर के पास, कंपनी के पास चला गया। बात समझ में आ गया? This principle is applicable only when the damaged property has any value after the event causing the damage। और ये प्रिंसिपल तभी अप्लीकेबल होगा कि जब वो गुड्स जलने के बाद या फिर डैमेज होने के बाद कुछ बचा और उसका कुछ वैल्यू है। अब उसका कुछ वैल्यू नहीं है तो फिर क्या फायदा, राइट? तो ये यहाँ पे बोला गया। तो देखिए एग्जाम्पल में पढ़ लेते हैं अच्छे से। मिस्टर ए ओन्स 2 व्हीलर्स। ओके, मिस्टर ए के पास क्या था, 2 व्हीलर। द व्हीकल वॉज स्टोलन एंड सब्सिक्वेंटली मिस्टर ए फाइल्ड अ कंप्लेंट इन अ लोकल पुलिस स्टेशन। उनकी बाइक क्या हो गई, चोरी हो गई। उन्होंने कहाँ पे फाइल किया, पुलिस स्टेशन में। एंड अपॉन रिसीविंग रिपोर्ट फ्रॉम पुलिस, वहां से उनको रिपोर्ट मिला पुलिस से। ओके, द इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट फुल्ली मिस्टर ए फॉर द लॉस ऑफ व्हीकल। ओके, इंश्योरेंस कंपनी ने भैया पूरा का पूरा जो भी लॉस हुआ था कंपनसेट करके उनको दे दिया। लेटर ऑन द स्टोलन व्हीकल वॉज रिकवर्ड बाय द पुलिस। बाद में पुलिस ने उसको रिकवर, मतलब कि पुलिस के द्वारा मतलब ढूंढा गया और वो बाइक मिल गई। इन दिस सिचुएशन द ओनर ऑफ द व्हीकल डज नॉट हैव एनी क्लेम ओवर द व्हीकल एज ही हैज ऑलरेडी सबरोगेटेड। अब क्या बोल रहा है, ऑलरेडी देखिए, द ओनर ऑफ द व्हीकल डज नॉट हैव एनी क्लेम। अब वो कोई क्लेम नहीं कर सकता, भैया आपने ये जो मेरी बाइक ना बहुत प्यारी थी, ये बहुत प्यारी बाइक थी मेरी, अच्छा वो मिल गया, इंश्योरेंस कंपनी जो तुमने क्लेम दिया था ना ये ले लीजिए, प्लीज मेरा बाइक दे दीजिए ना। ऐसा नहीं चलेगा, आपको ऑलरेडी पहले कंपनसेट मिल गया है उस चीज का, तो अब वो जो चीज मिलेगी वो चीज किसकी हो जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी की हो जाएगी। बात समझ में आ गया? ओके, दैट इज ट्रांसफर द ओनरशिप राइट ऑफ द व्हीकल टू द इंश्योरर। किसके पास चला गया, इंश्योरर के पास। द इंश्योरर गेट्स एवरी राइट टू सेल, वो उसके पास पूरा का पूरा हक है, उसको सेल भी कर सकता है या फिर उसको स्क्रैप में बेच भी सकता है। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन की। कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या, देखिए प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट। अभी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ये कब होता है, जब आप सेम सब्जेक्ट मैटर के लिए एक से ज्यादा कंपनी से पॉलिसी निकाल लेते हो। ओके, और ये एक से ज्यादा कंपनी से पॉलिसी कब निकालते हो, जब आपका इंश्योरेंस का अमाउंट ना गाइस बहुत ज्यादा रहता है। ओके, तब आप एक से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी से क्या निकालते हो, पॉलिसी निकालते हो। ओके, तो देखिए दिस प्रिंसिपल इज अप्लीकेबल टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी। ये सारे के सारे जितने भी इंडिमिनिटी के कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे अप्लीकेबल होते हैं। वेयर द इंश्योर्ड हैज टेकन आउट मोर देन वन पॉलिसी फ्रॉम द सेम रिस्क और सब्जेक्ट मैटर। मैंने बताया ना, एक से ज्यादा लोगों से इन्होंने पॉलिसी लिया सेम रिस्क एंड सेम सब्जेक्ट मैटर के लिए। अंडर दिस प्रिंसिपल द इंश्योर्ड कैन क्लेम द कंपनसेशन ओनली टू एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल लॉस। ओके,
इस प्रिंसिपल में जो इंश्योर्ड बंदा है वो क्लेम कहां तक कर सकता है, जितने का लॉस हुआ है उतने का ही। ओके, आइदर फ्रॉम वन इंश्योरर, या तो किसी एक इंश्योरर से, या फिर ऑल द इंश्योरर्स। ओके, तो उसने जितने लोगों से कराया है, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ए है, बी है, सी है, डी है, और मैंने इंश्योरेंस कराया ए से भी, बी से भी, सी से भी, डी से। ओके, ये चारों से मैंने इंश्योरेंस करवाया है, राइट। अब मेरा क्या है कि मैं जो इंश्योरेंस करवाया हूं चारों से करवाया हूं, तो चारों का एक रेशियो रहेगा, चारों का एक रेशियो। सपोज मेरा गुड्स जो जला है, ये गुड्स है 10 लाख का, और सपोज यहां पे जला हुआ गुड्स है 5 लाख रुपीस का, तो मुझे कंपनसेशन जो मिलेगा सिर्फ 5 लाख रुपए का ही मिलेगा। और 5 लाख रुपए में मैंने जिस कंपनी से जितने का इंश्योरेंस निकाला है उस हिसाब से, उसके रेशियो के हिसाब से मिलेगा। या तो कोई एक कंपनी पूरा का पूरा 5 लाख रुपया दे देगा, या फिर चारों मिलके मुझे रेशियो में जो रेशियो उस रेशियो में मुझे 5 लाख रुपया दे देंगे। बात समझ में आ गया? ओके, तो चलिए देखिए यहां पे, तो यहां पे वही बोला है, वन इंश्योरेंस दिख रहा है यहां पे, इफ वन इंश्योरर पेज फुल अमाउंट मतलब कंपनसेशन, देन दैट इंश्योरर कैन क्लेम प्रोपोर्शनेट अमाउंट फ्रॉम अदर इंश्योरेंस फ्रॉम द होम इंश्योर्ड हैज टेकन पॉलिसी। बात समझ में आ गया? अगर मैंने किसी एक इंश्योरेंस से पूरा का पूरा पैसा ले लिया है, तो वो इंश्योरर कंपनी बाकी के चारों से जितना भी रेशियो में रहेगा उस रेशियो में पैसे ले लेगी बाद में। ओके, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते क्या है। मिस साइली इंश्योर हर प्रॉपर्टी ऑफ ₹2,50,000। ओके, उन्होंने जो इंश्योरेंस करवाया है, कितने का करवाया है? 2,50,000 रुपए का, विथ 2 इंश्योरर। ओके, 2 इंश्योरेंस कंपनी से करवाया है, विथ टी इंश्योरेंस कंपनी फॉर ₹1 लाख, जो है 2/5 ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू है, और आर इंश्योरेंस से करवाया है ₹1,50,000 का, जो 3/5 ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू है। If Miss Saili's property is destroyed and the loss is worth ₹1,20,000, ओके, ध्यान देना, उनकी जो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रॉय हुई है, लॉस बाय फायर। ओके, लॉस है ना, डिस्ट्रॉय हुआ है मतलब लॉस बाय फायर ही हुआ है। कितने रुपए का हुआ? 1,20,000 का। प्रॉपर्टी कितने की थी भैया? उन्होंने इंश्योरेंस करवाया था 2,50,000, बट जला कितना है? 1,20,000 का। तो क्लेम कितने का मिलेगा? 1,20,000 का। कौन से रेशियो में मिलेगा? देखिए 2:5 एंड 3:5 के रेशियो में। बात समझ में आ गया? बोथ इंश्योरेंस कंपनी विल कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स एक्चुअल लॉस, ₹1,20,000 का ही हम आपको क्लेम देंगे, कंपनसेशन देंगे। दस कंपनी टी विल पे ₹48,000 एंड कंपनी आर विल पे ₹72,000। बात समझ में आएगा? 2/5 इनका रहेगा और 3/5 ये देगी। आगे बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। मिटिगेशन का मतलब होता है कि गाइस, आप मिटिगेशन मतलब मिनिमाइज करना अपने लॉस को। समझ में आया? होता है कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, भैया हमने इंश्योरेंस तो निकलवा लिया है, निकलवाने के बाद जलने दे भैया, जलने दे, मतलब कि आप कुछ कर नहीं रहे हो, सिर्फ सामने खड़े होके देख रहे हो कि जलने दे भाई, इंश्योरेंस करवाया, आप उनको इंश्योरेंस कंपनी से तो पूरा क्लेम मिल जाएगा। गाइस ऐसा नहीं चलता, आपको ट्राई करना है कि कम से कम लॉस हो आपका। आप उसको क्या करोगे, फटाफट फायर ब्रिगेड को बुलाओ, आगों को बुझाओ, जो फायर हुआ है उसको बुझाओ फटाफट, जितना हो सकता उतना एफर्ट डालो कि आप कम से कम आपका लॉस हो। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े गए तो गाइस आपको कोई भी क्लेम का जो भी अमाउंट है वो मिलेगा नहीं, पॉलिसी का कोई भी अमाउंट मिलेगा नहीं। बात समझ में आ गया मैंने क्या बोला? ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंश्योर्ड मस्ट ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी, राइट। हमेशा इंश्योर्ड बंदे को क्या करना चाहिए, उस बंदे को मिनिमाइज करना है अपने लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी। इन केस ऑफ अनसर्टेन इवेंट, कोई भी अनसर्टेन इवेंट हुआ तो फटाफट ट्राई करो, जब तक कोई आ नहीं रहा तब तक आप ट्राई करो उसको कम करने का लॉस को। द इंश्योर्ड मस्ट टेक ऑल पॉसिबल मेजर एंड नेसेसरी स्टेप टू कंट्रोल एंड रिड्यूस द लॉसेस। दिखा उसको, जितने भी मेजर्स होने चाहिए, पॉसिबल मेजर, फटाफट नेसेसरी स्टेप लो, कंट्रोल करो एंड रिड्यूस करो उसको। हैंस इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंश्योर्ड टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी एंड अवॉइड द लॉसेस। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी है उस बंदे की। फॉर एग्जाम्पल, a house of Mr. Jayant is on fire due, okay, to electric short circuit. Okay, a house of Mr. Jayant, okay, is fire due to electric short circuit. In this case, Mr. Jayant cannot remain passive. वो पैसिव नहीं रहना चाहिए भैया, इंश्योरेंस करवाया है, जलने दे, ऐसा नहीं, मस्ट ट्राई हिज बेस्ट टू सेव हिज हाउस फ्रॉम फायर। उनको ट्राई करना पड़ेगा, अपना बेस्ट देना पड़ेगा, कैसे मैं इसको बचा सकता हूँ। मिस्टर जयंत मस्ट बी एक्टिव होना पड़ेगा, उनको एक्टिव होना पड़ेगा, एंड कैन नॉट वॉच हिज हाउस बर्न जस्ट बिकॉज हाउस इज इंश्योर्ड। बस खड़े होकर देखना नहीं है कि भैया आपने इंश्योरेंस निकलवाया है, ऐसा नहीं चलेगा। एंड लास्ट है गाइज आप लोगों का,
प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। कॉजा प्रॉक्सिमा, देखिए कॉजा का मतलब होता है कारण, रीजन, और प्रॉक्सिमा का हम नियर बाय, क्या बोलते हैं हम लोग, नियर बाय। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा मीन्स व्हेन अ लॉस इज कॉज्ड बाय मोर देन वन कॉज। ओके, जब जो कॉज्ड हुआ है वो मोर देन वन कॉज हो सकता है रीजन। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे। ओके, तो ध्यान देना, मतलब किसी एक कारण से नहीं, उसके जो लॉस हुआ है वो किसी दूसरे कारण से हुआ है। तो देन तब हम क्या देखते हैं, देन प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ लॉस शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन टू डिसाइड द लायबिलिटी ऑफ द इंश्योरर। मतलब कि सपोज आपने किसी एक लॉस के लिए लिया है, मतलब कि सपोज आपने, मैं बोल सकता हूं कि एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ओके, आपने जो, ओके, यह आपका गोडाउन है। ओके, आपके गोडाउन में आपने जो इंश्योरेंस करवाया हुआ है, वो इंश्योरेंस आपने किसका करवाया हुआ है भाई, ओके, कि थेफ्ट का करवाया हुआ है। ओके, किसका करवाया है, थेफ्ट का। या फिर मैं मान के चलता हूं, चलो आपने फायर का करवाया हुआ है। किसका करवाया हुआ है गाइस, फायर का। लेके चलते एग्जांपल, फायर का करवाया। किसका करवाया, आपने फायर का करवाया। अब क्या हुआ पता है, ओके, यहां पे चोर आता है, चोरी करता है और आपके गोडाउन को पूरा जला के चला जाता है। बात समझ में आ गया क्या हुआ, चोर आता है, चोरी करता है, आपके गोडाउन को पूरा जला के चला जाता है। तो गाइस अब बताइए कॉजा प्रॉक्सिमा क्या चेक किया जाएगा, नियरेस्ट कॉज क्या रहेगा, फायर या फिर चोरी। बात समझ में आया। तो गाइस ऐसे टाइम पे ये हम लोग को बता रहा है कि लोग क्या चेक करते हैं, एकदम कॉजा प्रॉक्सिमा, नियर बाय कौन सा कारण था वो चेक किया जाता है। ओके, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड अगेंस्ट द सम कॉजेज एंड नॉट अगेंस्ट द ऑल कॉजेज। यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी होगी वो किसी एक कॉजेज के वजह से, सम कॉजेज, एक या दो कॉजेज, पूरे कॉजेज के लिए नहीं ली जाएगी यहाँ पे। ओके, इंश्योर किया जाएगा। इन सच केस द प्रॉक्सीमेट कॉज ऑफ लॉस इज टू बी फाइंड इफ प्रॉक्सीमेट कॉज इज टू वन विच इंश्योर्ड अगेंस्ट द इंश्योरेंस कंपनी इज बाउंड टू पे अ कंपनसेशन एंड वाइस वर्सा। ओके, सिंपल था। देखिए एग्जाम्पल, देखिए क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा कुछ समझ में आएगा। हाउस वॉज इंश्योर्ड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ थेफ्ट। आपने जो हाउस था इंश्योर कराया था किसके लिए, रिस्क ऑफ थेफ्ट, चोरी के लिए करवाया था। देयर वॉज अ थेफ्ट इज इन द हाउस, वहां पे थेफ्ट चोरी हुई थी। एंड बिफोर लिविंग द हाउस वॉज सेट ऑन फायर बाय थीव्स। ओके, वहां से निकलने से पहले घर में से उसने घर को पूरा जला दिया। राइट, आपने किसका निकाला था, चोरी का आपने इंश्योरेंस निकलवाया हुआ है। राइट, आगे देखिए, नाउ देयर आर टू कॉजेस ऑफ लॉस, एक तो थेफ्ट भी हुआ है और दूसरी चोरी। ओके, थेफ्ट भी हुआ है और फायर भी हुआ है। एंड द नियरेस्ट कॉज ऑफ लॉस वॉज फायर, वहां पे नियरेस्ट कॉज क्या पाया गया, फायर। एज द हाउस वॉज इंश्योर्ड अगेंस्ट द थेफ्ट, और आपने हाउस किसके इंश्योर्ड कराया था, थेफ्ट के लिए। नॉट बाय फायर, आपने फायर के लिए तो नहीं करवाया था। द इंश्योर्ड विल नॉट गेट एनी कंपनसेशन, आपको कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी फॉर द लॉस बाय फायर, बट ही विल गेट द कंपनसेशन फॉर द प्रॉपर्टी लॉस बाय थेफ्ट। हाँ, लॉस बाय थेफ्ट जो हुआ है उसका कंपनसेशन मिल जाएगा, बट लॉस बाय फायर का नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गया। घर जल गया तो वो घर बना के नहीं देंगे, मैं अभी भी बता रहा हूँ। हाँ, वो गुड्स जो चोरी हुआ उसका मिलेगा, गुड्स जो चोरी हुआ है उसका मिलेगा, बट जो घर जला उसका नहीं मिलेगा। भैया हम तुमको चोरी का भी, गुड्स का भी दें और ऊपर से हम आपका घर जला उसको भी बना के दें, नहीं 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 नहीं। बात समझ में आ गया। तो गाइस इसी के साथ पूरा का पूरा ये प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस हमारा खत्म होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया रहेगा। 2-3 बार पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।